नमस्कार। रामानुजन महाविद्यालय के कार्यक्रमों की इस श्रृंखला में आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो ऑनलाइन शोध पर आधारित है। ऑनलाइन माध्यमों का प्रयोग करना शोध के संदर्भ में, विशेषकर हिंदी भाषा में। हम अक्सर ये देखते चले आए हैं पिछले कुछ वर्षों में, लगभग 2 दशकों में ऐसा कहूंगा, कि इंटरनेट को शोध के माध्यम के रूप में या शोध सामग्री के माध्यम के रूप में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति बढ़ी है, जो कि स्वाभाविक भी है, क्योंकि इंटरनेट बेहद समृद्ध माध्यम बन चुका है जिस पर लगभग हर प्रकार की सूचनाओं का विशाल और अथाह भंडार मौजूद है। इस अथाह भंडार में अकादमिक या शैक्षणिक सामग्री की भी कोई कमी नहीं है। और अब धीरे धीरे पिछले कुछ वर्षों में हिंदी भाषा में भी यहाँ पर सामग्री अच्छी खासी मात्रा में आने लगी है, क्योंकि बहुत सारे शैक्षणिक संस्थानों ने, बहुत सारे शोधकर्ताओं ने, बहुत सारे लेखकों ने, बहुत सारे संस्थानों ने और हिंदी के संगठनों और हिंदी की संस्थाओं आदि ने भी इंटरनेट पर हिंदी की सामग्री को पोस्ट करना शुरू किया है, उसमें रुचि दिखाई है। बहुत सारे लोग स्वयंसेवक के रूप में भी इंटरनेट पर काफी सामग्री पोस्ट कर रहे हैं और धीरे धीरे ये जो सामग्री है ये इंटरनेट पर हिंदी का एक विशाल ज्ञानकोश बनती जा रही है, उसमें तब्दील होती चली जा रही है। भले ये सामग्री अलग अलग स्थानों पर बिखरी हुई हो, किंतु सर्च इंजनों के माध्यम से या निर्देशिकाओं के माध्यम से या एक दूसरे के द्वारा प्राप्त ज्ञान के आधार पर या फिर जो अकादमिक पेपर्स आदि हैं उनमें दिए जाने वाले संदर्भों के आधार पर लोग इस सामग्री तक पहुंच जाते हैं। हालांकि ये भी एक तथ्य है कि इंटरनेट पर मौजूद सामग्री का बहुत छोटा हिस्सा हम लोगों की पहुंच में है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बमुश्किल 10% इंटरनेट को ही हम एक्सेस कर पाते हैं पूरी कोशिश के बावजूद। और जो 90% इंटरनेट का जो 90% हिस्सा है वो तो हमारी पहुंच से पूरी तरह से बाहर है। किंतु फिर भी जितना इंटरनेट हम एक्सेस कर पाते हैं, जितने इंटरनेट तक हम पहुंच पाते हैं, उसमें भी अथाह सामग्री हमारे लिए मौजूद है, हमारी अपनी भाषाओं में भी, और हिंदी इसका अपवाद नहीं है। तो धीरे धीरे पिछले कुछ वर्षों में शोध छात्रों के बीच में और अग्रिम या उन्नत कक्षाओं के छात्रों के बीच में अपनी परियोजनाओं के लिए, अपने प्रोजेक्ट वर्क के लिए, अपने पीएचडी के शोध के लिए, अपने एमफिल के शोध के लिए इंटरनेट पर मौजूद सामग्री का इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति काफी बड़ी है। और उस प्रवृत्ति को हम एक सकारात्मक घटना के रूप में देखते हैं, क्योंकि इस प्रवृत्ति को बढ़ावा दिए जाने की जरूरत है और उसके साथ ही साथ आवश्यकता है कि हम इंटरनेट पर स्तरीय सामग्री को सहेजे जाने की प्रवृत्ति को भी बढ़ावा दें, ताकि वो वैश्विक स्तर पर लोगों को लाभ दे सके, उनके अपने अपने शोध में ये इस्तेमाल की जा सके। ये काफी आवश्यक है। अब इसी में से प्रश्न ये पैदा होता है कि इंटरनेट पर सामग्री तो बहुत है, लेकिन इस सामग्री की गुणवत्ता कितनी है, इस सामग्री की प्रामाणिकता कितनी है, और इस सामग्री में कौन सी सामग्री सही स्रोतों से आई है, वास्तविक स्रोतों से आई है और वो कहीं से उठा नहीं ली गई है। कौन सी सामग्री है विश्वास करने योग्य और कौन सी सामग्री ऐसी है जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिसमें कल्पनाओं का भी एक बड़ा हिस्सा हो सकता है, जिसमें रचनात्मकता भी हो सकती है जो वास्तविकता न हो। तो अंततः शोध का जो कार्य है वो एक गुरु गंभीर कार्य है, वो दीर्घकालीन परिणामों वाला कार्य है। उस कार्य को हल्के में नहीं लिया जा सकता और उसमें जाने वाली एक एक पंक्ति प्रामाणिक होनी चाहिए। किंतु इंटरनेट के इस महान ब्रह्मांड में ऐसी सामग्री को ढूंढना क्या संभव है? तो ये प्रश्न हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। तो जितने अवसर इंटरनेट पर मौजूद सामग्री ने हमें दिए हैं, उतने ही चुनौतियां भी इसमें से निकली हैं।
किंतु कोई भी चुनौती ऐसी नहीं है जिसका समाधान नहीं किया जा सके। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि आम छात्र या आम शिक्षक जो कि तकनीकी रूप से बहुत अधिक प्रशिक्षित नहीं है या तकनीक से बहुत ज्यादा जुड़ाव नहीं महसूस करता, वो कैसे तकनीक के इन पहलुओं का लाभ उठा सकता है, कैसे वो ये जांच सकता है कि कौन सी सामग्री उसको इस्तेमाल करनी चाहिए और कौन सी नहीं करनी चाहिए। तो इसके अनेक तौर तरीके हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर कुछ व्यावहारिक तरीके भी हैं, तो कुछ तकनीकी तरीके भी हैं जिनको सीखना बहुत आसान है। तो आज हम इंटरनेट के माध्यम से या ऑनलाइन माध्यमों के जरिए किए जाने वाले शोध या शोध की सामग्री जुटाए जाने की प्रक्रिया पर विस्तार से बात करेंगे आज के हमारे इस सत्र में, हमारी इस कक्षा में। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारा आज का विषय है हिंदी में ऑनलाइन शोध की संभावनाएं और चुनौतियां। और ये जो सत्र हमारा है, इसमें बुनियादी रूप से हम जो बातचीत करेंगे वो 5 अलग अलग स्तंभों पर आधारित होगी। पहला है डिजिटल माध्यमों पर कामकाज के साधन कौन कौन से हैं, क्योंकि कुछ बुनियादी जानकारी हमारे छात्रों और शिक्षकों को होना आवश्यक है कंप्यूटर और तकनीक का प्रयोग करने से पहले, कंप्यूटर और इंटरनेट का प्रयोग करने से पहले। दूसरा है ऑनलाइन शोध के लिए तकनीकी सुविधाएं कौन कौन सी हैं। तीसरा है उपयोगी विषय वस्तु इंटरनेट पर कहां मिलेगी, कंटेंट कहां मिलेगा। चौथा है ऑनलाइन शोध की चुनौतियां और समाधान। और अंत में जो 5वां स्तंभ है वो है व्यवहारिक प्रशिक्षण हमारे प्रतिभागियों द्वारा। तो इसमें आज के इस कार्यक्रम के अंत में जो प्रश्नावली दी जानी है उसको हल किए जाने की प्रक्रिया भी शामिल है। तो ये 5 बिंदु हैं जिन पर आज हम अपनी बात केंद्रित रखेंगे। इसमें सबसे पहला जो स्तंभ है वो है डिजिटल माध्यमों पर कामकाज की स्थिति आज क्या है। तो सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि जहां तक ऑनलाइन शोध का सवाल है, कंप्यूटर वो बुनियादी उपकरण है जिसका इस्तेमाल इस संदर्भ में किया जाता है या किया जाना चाहिए। क्योंकि जो अन्य उपकरण है, उदाहरण के तौर पर एक स्मार्टफोन या फिर कोई टैबलेट, वो इस काम के लिए उपयुक्त नहीं है। एक तो उनकी स्क्रीन छोटी है, दूसरे उनकी जो स्क्रीन है वो लंबवत है, तीसरे उनमें कीबोर्ड और माउस का प्रयोग नहीं होता, चौथे उनमें सामग्री को स्टोर करने की क्षमता बहुत कम है। तो ये बुनियादी कारण है। हालांकि मोबाइल फोन हो या कंप्यूटर हो, दोनों ही डिजिटल युक्तियां हैं, दोनों में ही काफी हद तक इंटरनेट को एक्सेस करने की क्षमता मौजूद है। किंतु यदि हम मोबाइल का प्रयोग करना चाहेंगे अपने ऑनलाइन शोध में तो वो बहुत सीमित रहेगा। ज्यादा से ज्यादा वो इंटरनेट की खोज यानी कि सर्च इंजनों के प्रयोग तक सीमित हो सकता है, या फिर वो लोगों के साथ साक्षात्कार आदि करने में उसकी भूमिका हो सकती है, या फिर तीसरा नोट लेने के लिए या नोट टेकिंग या फिर माइंड मैपिंग जिसको कहते हैं, अपने विचारों को शब्दों में ढालना और सहेजना, उस कार्य के लिए स्मार्टफोन पर आने वाले कुछ एप्लीकेशनों का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। किंतु मोटे तौर पर मोबाइल फोन की भूमिका सीमित है, उसी तरह से टैबलेट की भूमिका भी उतनी ही लगभग सीमित है। तो मूल जो उपकरण या युक्ति है जो हम इस्तेमाल करते हैं ऑनलाइन शोध के लिए वो कंप्यूटर है, आपका डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप कंप्यूटर। तो आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप पर हिंदी में कामकाज करने की स्थिति आज कहां तक पहुंची है। सबसे पहला बिंदु ये आता है जब आप उसका प्रयोग करना चाहते हैं अपने शोध के संदर्भ में। तो सबसे पहली बात, आपको आज अपने कंप्यूटर पर टेक्स्ट का डिस्प्ले करने में कोई दिक्कत नहीं है। पहला स्तर का जो कार्य हुआ है तकनीक की दृष्टि से वो टेक्स्ट डिस्प्ले के संदर्भ में हुआ है। यदि आप किसी भी भाषा की फाइलें इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं तो आप उनको अपने कंप्यूटर में सहेज सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। भले ही आपके कंप्यूटर में उन भाषाओं के फॉन्ट उपलब्ध है या नहीं है, इसकी भी आपको कोई परवाह करने की जरूरत नहीं है, इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं। तो ये पहला समर्थन है
जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, टेक्स्ट डिस्प्ले। दूसरा जो बिंदु आता है टेक्स्ट इनपुट, और टेक्स्ट इनपुट से तात्पर्य है कंप्यूटर में टाइप करना या फिर किसी दूसरे माध्यम से कंप्यूटर में टेक्स्ट को पहुंचाना और उसमें दस्तावेजों में टेक्स्ट का इस्तेमाल करना। टेक्स्ट इनपुट शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया गया है कि ये टाइपिंग से थोड़ी आगे की बात है। टाइपिंग भी इसका एक हिस्सा है, एक तरीका है टेक्स्ट इनपुट का। लेकिन आजकल आप जानते हैं कि कंप्यूटरों में और मोबाइल फोन में हम बोलकर भी अपनी बात कहने लगे हैं, तो वो टेक्स्ट इनपुट उससे कहीं आगे जाता है। और आज न सिर्फ मोबाइल फोन में बल्कि आपके डेस्कटॉप और लैपटॉप में भी विभिन्न तरीकों से टेक्स्ट इनपुट करना संभव है हिंदी में। उदाहरण के तौर पर आप बोल करके भी टाइप कर सकते हैं और यहाँ तक कि आप अपनी हस्तलिपि का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये दूसरा बिंदु हुआ, दूसरा बड़ा काम जो तकनीकी दृष्टि से हिंदी में हुआ है वो टेक्स्ट इनपुट के संदर्भ में है। और यहाँ इस समय ये कहा जा सकता है कि हिंदी में टेक्स्ट इनपुट की सारी चुनौतियां लगभग समाप्त हो चुकी है। अब कोई चुनौती शेष नहीं है, कम से कम टाइपिंग करने के मामले में। विशेषकर जब से यूनिकोड का हिंदी में आगमन हुआ है तब से हिंदी में तकनीकी विकास ने बहुत तेज रफ्तार पकड़ी है और आज हम यूनिकोडोत्तर दौर में हैं, जबकि टेक्स्ट इनपुट कोई समस्या नहीं रह गया है या कोई चुनौती नहीं रह गया है। उसके बाद तीसरे स्तर पर जो कार्य हुआ है वो क्या हुआ है? तीसरे स्तर पर जो कार्य हुआ है वो लोकलाइजेशन के संदर्भ में हुआ है, यानी कि स्थानीयकरण। लोकलाइजेशन या स्थानीयकरण से तात्पर्य यह है कि आज आप विंडोज या ऑफिस, उनका पूरा का पूरा जो चेहरा मोहरा है या उनका जो मुखावरण है वो सारा हिंदी में बदल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर सारी चीजें जो कुछ भी आपको विंडोज पर दिखाई देगा, जिनके नाम अंग्रेजी में अक्सर दिखाई देते हैं, वो सारे आपको हिंदी में दिखाई देंगे। अगर आप सेटिंग्स में जाते हो तो सारी सेटिंग्स आपको हिंदी में दिखाई देंगी। जो संदेश आदि आते हैं वो भी संदेश हिंदी में आपको आते हुए दिखाई देंगे। यही बात ऑफिस पर लागू होती है कि यदि आप वर्ड में जाते हैं या एक्सेल या पावर पॉइंट में जाते हैं तो वहां भी पूरा का पूरा आप चाहें तो उस पूरा चेहरा मोहरा बदल करके हिंदी में कर सकते हैं। जैसे फाइल एडिट वगैरह है तो वो वहां पर फिर फाइल के साथ संपादन लिखा हुआ आने लगेगा। सब कुछ वो देवनागरी में या हिंदी भाषा में, देवनागरी लिपि या हिंदी भाषा में दिखाई देने लगेगा। तो ये हुआ लोकलाइजेशन या स्थानीयकरण, जो तीसरा स्तर है। और चौथा स्तर है भाषाई जो टूल हैं या यूटिलिटीज हैं या औजार हैं, वो जो आप अब तक अंग्रेजी में करते थे, ऐसा बहुत सारा काम जो पहले हिंदी में नहीं हो पाता था वो सब हिंदी में भी अब होता है। जैसे स्पेलिंग चेक या वर्तनी की जांच, आप हिंदी भाषा में भी वर्तनी जांच सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाकर के, या आप एक्सेल या पावर पॉइंट आदि में भी हिंदी भाषा में वर्तनी जांच सकते हैं। उसके बाद ऑटो करेक्ट है या फिर आपको थिसॉरस देखना है, समानार्थक या पर्यायवाची देखने हैं, तो ये सब भी आज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में और अन्य जो ऑफिस के अनुप्रयोग है उनमें उपलब्ध है। और 5वें नंबर पर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखा है एवरीडे एआई, यानी रोजमर्रा के कामकाज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दखल जो है वो बढ़ रहा है। वो एक सकारात्मक शक्ति के रूप में, एक रचनात्मक शक्ति के रूप में हमारे साथ आ रही है और हमारी भाषाओं में काम करना और ज्यादा सुगम और संभव बना रही है। उदाहरण के तौर पर डिक्टेशन करना या नरेशन करना, आप जब बोलते हैं तो कंप्यूटर में वो टाइप होने लगता है और जो आप लिखते हैं उसको कंप्यूटर पढ़कर सुना सकता है। विंडोज में नैरेटर नाम का एक टूल आता है जो ये काम करने में सक्षम है। उसके बाद मशीन ट्रांसलेशन, जो मशीन अनुवाद जिसको बोलते हैं या यांत्रिक अनुवाद जिसको बोलते हैं, ये भी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कृत्रिम मेधा या कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हम तक पहुंचा है। उसके बाद हस्तलिपि की पहचान करना, ये भी एक एआई आधारित एक क्षमता है जो आपके पीसी में आ गई है या आपके कंप्यूटर में आ गई है। तो ये सारी चीजें होने के बाद कम से कम एक बात निश्चित है कि आपका अपने कंप्यूटर के ऊपर काम करना या उसके साथ संवाद करना या लोगों तक पहुंचना या अपनी रचनात्मकता को स्वर देना कम से कम अब किसी तकनीकी बाधा की वजह से रुकेगा नहीं, क्योंकि कोई भी ऐसी बाधा नहीं बची है जो कि आपको ऐसा करने से रोके। कम से कम आपकी सामग्री को तैयार करने से, आपके शोध को करने से, आप इंटरनेट पर जाकर के सर्च अगर हिंदी में करना चाहें तो वो कर सकते हैं।
इंटरनेट पर जाकर आप संवाद हिंदी में कर सकते हैं, ईमेल हिंदी में भेज सकते हैं, और क्या कुछ नहीं कर सकते, ये प्रश्न आज पैदा होता है, क्योंकि आप लगभग सब कुछ कर सकते हैं जो आप पहले अंग्रेजी या अन्य विकसित देशों की भाषाओं में कर सकते थे। तो पहली बात यह हुई कि डिजिटल माध्यमों पर कामकाज आज बहुत सुगम है और उसके बहुत सारे साधन उपलब्ध हैं। तो कोई छात्र यदि मान लीजिए हिंदी में शोध करना चाहते हैं, इंटरनेट का प्रयोग करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो कंप्यूटर पर आना और कंप्यूटर के माध्यम से इंटरनेट पर पहुंचना और वहां से सामग्री ढूंढना और वापस आना और अपने पास सहेजना, ये सारी प्रक्रियाएं आसान हो गई हैं, इनमें कोई विशेष चुनौती शेष नहीं रह रही है। तो ये होने के बाद आगे बढ़ते हैं कि अगर हम इंटरनेट पर कुछ सामग्री डाउनलोड करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ तकनीकी आवश्यकताएं हमको पड़ती है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हम जो सामग्री लाते हैं वो किसी पुराने फॉन्ट में है या ऐसे फॉन्ट में है जो हमारे पास मौजूद नहीं है या जो गैर यूनिकोड फॉन्ट है, तो हम उसको कैसे बदलेंगे? तो इंटरनेट पर ऐसी बहुत सारी वेबसाइटें हैं जहां पर फॉन्ट परिवर्तन के आपको बहुत सारे टूल मिलते हैं और इनमें से ज्यादातर निःशुल्क हैं। वहां पर आप जाकर के अपना किसी भी दूसरे फॉन्ट का, एक फॉन्ट का जो टेक्स्ट है या पाठ है, आप वहां पर डाल देते हैं और उसके बाद आप चुन लेते हैं कि मुझे इस पर किस फॉन्ट में बदलना है, और बीच में एक बटन आपको मिलेगा, उसको दबाने पर आपका जो पाठ है या टेक्स्ट है वो कन्वर्ट हो जाता है दूसरे फॉन्ट में, और उसके बाद आप उसको वापस अपने कंप्यूटर में ला करके कॉपी कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट की जो वेबसाइट है भाषाइंडिया.com, वहां पर भी आपको डाउनलोड वाले खंड में TBIL कन्वर्टर के नाम से एक टूल मिलता है, जिस टूल का इस्तेमाल करते हुए भी आप इसी प्रकार से अपनी फाइलों को एक फॉन्ट से दूसरी फॉन्ट में आप परिवर्तित कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर एक साइट दिखाई गई है राजभाषा.net। ये किसी वॉलंटियर ने या किसी स्वयंसेवक ने बनाई है। यदि हम यहाँ पर जाते हैं इस साइट पर, तो आप देखेंगे कि इस पर अपने टेक्स्ट को बदलना या इस्तेमाल करना आसान है। उसमें ज्यादा बहुत बड़ी कोई बहुत कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, बहुत ज्यादा कोई जटिलता नहीं है। ये साइट आपके सामने खुल गई है और आप जब यहाँ जाते हैं हिंदी फॉन्ट परिवर्तक पर, तो यहाँ बहुत सारे आपको फॉन्ट्स के नाम बताए गए हैं कि आपको किस फॉन्ट से किस फॉन्ट में बदलना है। इनमें से आप अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी भी लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और उसके बाद अगर आपको विज्ञापन दिखाई देता है तो थोड़ी देर में वो विज्ञापन चला जाएगा। जब आप इस पेज पर आ जाते हैं तो यहाँ पर आप आने के बाद अपनी सामग्री को आप एक फॉन्ट से दूसरे फॉन्ट में आप बदल सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको बहुत सारे लिंक दिखाई दे रहे हैं। उदाहरण के तौर पर आप यहाँ पर देखिए, आपको सारे लिंक यहाँ पर दिखाई देंगे जिनका इस्तेमाल करते हुए आप अपने टेक्स्ट को बदल सकते हैं। जैसे यूनिकोड मंगल से कृतिदेव कन्वर्टर में जाना है तो यहाँ क्लिक करें। जब आप यहाँ क्लिक करते हैं तो ये पेज खुलता है जिस पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको कृतिदेव फॉन्ट में यहाँ पर सामग्री डालनी है, और जब आप ये बटन दबाएंगे तो वो यूनिकोड फॉन्ट में बदल जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे अन्य भी आपको ऑनलाइन माध्यमों पर ऐसे टूल आपको मिलेंगे जिनमें से ज्यादातर निःशुल्क है। उसके बाद आपको और भी आपकी आवश्यकताएं हैं जिन पर हम आगे चर्चा करते हैं। कई बार आपके पास में मुद्रित सामग्री होती है, एक किताब की शक्ल में या फिर एक किसी पन्ने की शक्ल में हो सकती है वो, या किसी लेख की शक्ल में हो सकती है जो आपको कहीं से मिला हो या आपने कहीं से उसको निकाला हो किसी पत्रिका आदि से कि ये भविष्य में आपके काम आएगा, या किसी अखबार की कोई कटिंग हो सकती है जो आप अपने काम में इस्तेमाल करना चाहते हैं एक रेफरेंस के तौर पर। तो वो जो छपा हुआ टेक्स्ट है या पाठ है उसको आप टाइप किए हुए पाठ में कैसे बदलें? पहली बात तो ये सवाल पैदा होता है कि क्या ये संभव है? तो जी हाँ, ये संभव है। उसको बदलने के लिए हमको एक खास किस्म के सॉफ्टवेयर या ऑनलाइन सेवा की जरूरत पड़ती है जिसको बोलते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, OCR। ये न सिर्फ चित्रों, आप जब किसी मुद्रित सामग्री का फोटो ले लेते हैं तो उस फोटो में दिए हुए टेक्स्ट को ये पहचान सकता है, या स्कैन कर लेते हैं तो स्कैन में जो भी आपका टेक्स्ट है उसको ये OCR सॉफ्टवेयर पहचान करके टाइप किए हुए टेक्स्ट में बदल देते हैं। यहाँ तक कि ये आपको PDF के जो दस्तावेज है उनमें अगर कुछ टाइप किया हुआ है तो उसको भी आपको बदल देंगे और आप उसका इस्तेमाल टाइप किए हुए टेक्स्ट के रूप में कर पाएंगे। तो यहाँ पर अनेक विकल्प आपको दिखाई दे रहे हैं। इनमें से पहला है i2ocr.com, जहां पर आप जाएं और एक निःशुल्क वेबसाइट है जो आपके सामने खुल रही है। इस पर यदि आपको PDF अपना कन्वर्ट करना है तो आपको 3 यहाँ पर स्टेप दिए गए हैं।
सबसे पहले आप यहाँ भाषा चुनते हैं, उसके बाद आप कहते हैं कि ये कोई फाइल है या कोई यूआरएल है, मतलब इंटरनेट पर मौजूद टेक्स्ट को आप कन्वर्ट करना चाहते हैं किसी चित्र को या पीडीएफ को, या फिर आपकी अपनी फाइल है। तो यहाँ पर आप यहाँ पर बता दीजिए कि ये मेरी फाइल है। उसके बाद यहाँ पे आप सेलेक्ट कर दीजिए उस फाइल को, सेलेक्ट पीडीएफ के माध्यम से। और उसके बाद जब आप ये करते हैं तो तीसरे स्टेप में आपकी जो फाइल है उसके भीतर जो कुछ भी छपा हुआ था या लिखा हुआ था वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको आप यहाँ से कॉपी करेंगे और अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आदि में पेस्ट कर लेंगे। तो ये पीडीएफ हुआ। उसके साथ ही साथ यहाँ देखिए इमेज लिखा हुआ है। यदि आपने स्कैन किया हुआ कोई दस्तावेज आपके पास है तो उसको भी आप उसी प्रकार से यहाँ पर सेलेक्ट इमेज में जाकर के सेलेक्ट करेंगे, उसको अपलोड कर देंगे और उसके बाद आप जब तीसरे चरण में यहाँ आएंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा टाइप किए हुए टेक्स्ट के रूप में। तो ये शोध कार्य में लगे लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी और उपयोगी सुविधा है जो आपको यहाँ इंटरनेट पर मिल जाती है निःशुल्क। डिक्टेशन, यदि आपको तेज रफ्तार से टाइप करने की जरूरत हो या आप हाथों से टाइप करने की स्थिति में नहीं है या आप थक गए हैं, कई बार ऐसी स्थिति होती है, या कई बार आपको कोई लेक्चर कहीं पर आप अटेंड कर रहे हैं जिसको आप चाहते हैं कि वो टाइप हो जाए, तो उसके लिए आप यहाँ पर जा सकते हैं। एक वेबसाइट है dictation.io और यहाँ पर जब आप बोलना शुरू करेंगे तो वो अपने आप टाइप होने लगेगा। उसके अलावा गूगल की भी एक सुविधा है translate.google.com, आप वहां जाकर के भी ऐसा कर सकते हैं। तो जब आप dictation.io पर आते हैं तो यहाँ आने के बाद यहाँ लिखा है लॉन्च डिक्टेशन, आप यहाँ क्लिक करिए, एक पेज खुल जाता है और इस पर जाने के बाद आप अपनी भाषा चुनेंगे और चुनने के बाद आप यहाँ पर पहले स्टार्ट बटन दबाएंगे और बोलना शुरू कर देंगे और आप जो भी कुछ बोल रहे हैं वो यहाँ टाइप होता चला जाता है। आप उसको कॉपी कीजिए और उसको जब कॉपी करेंगे तो वो फिर आप कहीं भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं हिंदी में करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ जाकर के हिंदी को चुन लेता हूँ और अब मैं स्टार्ट बटन दबाता हूँ और बोलना शुरू करता हूँ। नमस्कार अब बोल करके भी हिंदी में टाइप करना संभव है। तो आपने देखा यहाँ पर कि मैंने जो कहा वो टाइप हो गया है। अब मैं चाहूँ तो इसको कॉपी कर सकता हूँ और उसको कॉपी करके मैं कहीं भी ले जा सकता हूँ। मैं अपने कंप्यूटर में, अपने डेस्कटॉप में, वर्ड आदि में इसको कॉपी कर सकता हूँ। तो ये मेरे काम को आसान बनाने वाला एक टूल है, एक यूटिलिटी है जिसका प्रयोग मैं कर सकता हूँ। उसके बाद आप आइए, अगर आप ऑनलाइन जाकर के टाइप करना चाहते हैं हाथों से तो आपको गूगल के कुछ टूल्स मिलेंगे, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। google.com/input-tool/try पर जाकर के, या फिर एक क्विलपैड नाम का एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है, आप वहां जाकर के भी हिंदी में काम कर सकते हैं। मैं क्विलपैड को खोल के दिखाता हूं। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूं और एक वेबसाइट खुलेगी जिस पर जाकर के हम टाइप करना हिंदी में शुरू कर सकते हैं। अगर हम अपने कंप्यूटर में काम करने की स्थिति में नहीं है या हमारे पास जरूरी फॉन्ट नहीं है या टाइपिंग की सुविधा नहीं है तो यहाँ पर जाकर के आप हिंदी चुनिए, मंगल फॉन्ट चुन लीजिए या कोई दूसरा फॉन्ट चुन लीजिए और काम करना शुरू कर दीजिए। आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। आप कौन सा लेआउट आप इस्तेमाल करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पर चुन सकते हैं और उसके बाद आप काम करना यहाँ पर शुरू कर सकते हैं। तो जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए मैं अपना नाम लिखता हूँ। मैंने अंग्रेजी में नाम लिखा और ये अपने आप बदलकर हिंदी हो गया। तो ये एक ऑनलाइन साधन है जो आपको काम आएगा, एक उपयोगी साधन है। तो ये विभिन्न डिजिटल माध्यमों पर कामकाज के कुछ साधन हैं। आगे चलते हैं। ऑनलाइन शोध के लिए तकनीकी सुविधाएं कौन कौन सी? एक वेबसाइट जो तकनीकी दुनिया में बहुत अधिक लोकप्रिय है जिसका नाम है एकेडमिया, उस पर आपको अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि एकेडमिया पर बहुत सारे लोग जो शिक्षा के क्षेत्र से आते हैं वो यहाँ पर उनके खाते हैं या अकाउंट हैं और वो आपस में एक दूसरे के साथ में सामग्री का आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे की सामग्री की समीक्षा करते हैं, उसको पढ़ते हैं, एक दूसरे के लिए कुछ न कुछ वो योगदान भी देते हैं। तो यहाँ पर न सिर्फ आपको बहुत सारी उच्च स्तरीय शैक्षणिक या अकादमिक सामग्री मिलेगी आपकी अपनी भाषा में भी, बल्कि आप लोगों के साथ में नेटवर्किंग भी कर पाएंगे, आप उनके साथ जुड़ पाएंगे, आप विद्वानों के साथ जुड़ पाएंगे। तो ये संभावना भी यहाँ पर बन जाती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस समय यहाँ पर 17,04,04,828 एकेडमिक्स और रिसर्चर्स जो हैं वो जुड़े हुए हैं एकेडमिया से।
तो आप यहाँ पर जरूर जाएं। अगर आप शोध छात्र हैं या आप अध्यापक हैं तो यहाँ पर उच्च स्तरीय सामग्री के लिए आप इस ठिकाने का जरूर इस्तेमाल करें। यदि आपको अपने रिसर्च के कामकाज के लिए फॉर्म्स भरने की जरूरत है या सर्वे करने की जरूरत है तो माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स का प्रयोग करना न भूलें, क्योंकि वो बेहद आसान एक ऑनलाइन ठिकाना है जहां पर जाकर के आप न सिर्फ अपने फॉर्म्स को डिजाइन कर सकते हैं बल्कि उनको ऑनलाइन लोगों के साथ में साझा कर सकते हैं और वो लोग उस फॉर्म्स को भरेंगे, उन फॉर्म्स को, और आपको भेजेंगे, तो वहीं पर आपको सारे फॉर्म्स का परिणाम भी मिल जाता है। और इसका इस्तेमाल करना बहुत आसान है। इसका जो URL है, एड्रेस है, वो है forms.microsoft.com। आप यहाँ पर जाएं और उसके बाद देखिए कैसे फॉर्म आप बना सकते हैं, उसकी एक झलक मैं आपको दिखाता हूँ। ये माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स है जो आपके सामने खुल गया है। जब आप यहाँ पर पहली बार आते हैं तो इस तरह से ये फॉर्म खुलता है। इसमें आपको दो विकल्प दिखाई देंगे, पहला है नया फॉर्म, दूसरा है नया क्विज। तो ये आप पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार का फॉर्म बनाना चाहते हैं। यदि आप लोगों से उत्तर चाहते हैं, उनको अंक भी देना चाहते हैं, तो आप क्विज में जाएंगे। और अगर सामान्य फॉर्म है सर्वे आदि का, जिसमें आप उत्तर नहीं चाहते, उनमें लोगों को अंक नहीं देना चाहते, तो फिर आप सामान्य नए फॉर्म का इस्तेमाल करें। उदाहरण के तौर पर मैं यहाँ पर मान लीजिए नए फॉर्म पर क्लिक करता हूं तो एक पेज खुलता है और मैं अपने शोध के लिए जो भी सर्वे करना चाहता हूं उसका शीर्षक यहाँ पर लिख सकता हूं। तो हमने यहाँ पर बताया कि हमारा विषय ये है जिस पर हम एक फॉर्म बना रहे हैं, जिसका इस्तेमाल हम करेंगे लोगों के उत्तर लेने के लिए, लोगों का रिस्पॉन्स लेने के लिए। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्लिक करते हैं और हम बताते हैं कि हम जो प्रश्न पूछने जा रहे हैं वो किस तरह का प्रश्न है। क्या वो मल्टीपल चॉइस प्रश्न है या फिर वो उसका जवाब हमें टेक्स्ट के रूप में देना है। उदाहरण के तौर पर यदि मैं चॉइस लेता हूं, मल्टीपल चॉइस या बहुविकल्पीय प्रश्न बनाना चाहता हूं, तो यहाँ पर क्लिक करूंगा और अपना प्रश्न लिखूंगा। और यहाँ पर मैं 2 या 4 या जितने भी विकल्प देना चाहता हूं वो लिख दूंगा। जितने भी प्रश्न मैं चाहूं यहाँ पर जोड़ सकता हूँ, जितने भी विकल्प चाहूं वो भी मैं जोड़ सकता हूँ। और उसके बाद मैं आगे बढ़ जाऊंगा और दूसरा प्रश्न यहाँ पर कर दूंगा। लेकिन मैं दूसरा प्रश्न करूंगा नहीं, क्योंकि मेरी बात, मैं जो आपको दिखाना चाहता था वो मैंने दिखा दिया। उसके बाद आप यहाँ पर सेंड पर क्लिक करेंगे और जब आप सेंड पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है कि आपसे पूछा जाता है, आपको एक लिंक दिया जाता है, ये लिंक जिसको आप कॉपी कर लीजिए और उसके बाद इसको अपनी ईमेल के जरिए जिसको चाहें आप भेज दीजिए। जब आप उस व्यक्ति को भेजते हैं और वो उस लिंक को क्लिक करते हैं तो इसी पेज पर वो पहुंचते हैं जहां उनको ये प्रश्न मिलते हैं और वो इनका उत्तर यहाँ पर दे देते हैं। और जब वो उत्तर देते हैं तो यहाँ रेस्पॉन्सेज में यहाँ उत्तर आ जाते हैं। इस समय कोई उत्तर नहीं आया है इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं दिखाया जा रहा, लेकिन जब वो लोग उत्तर देंगे तो सारे के सारे उत्तर यहाँ पर दिखाई देंगे। और इस प्रकार आप देख सकते हैं कि आपके किसी प्रश्न विशेष पर या आपके सर्वेक्षण विशेष पर लोगों की प्रतिक्रिया क्या है। तो आपको लोगों तक भटकने की जरूरत नहीं है, आपको पन्नों में अपने प्रश्न प्रिंट करके लोगों तक पहुंचने की जरूरत नहीं है। आप इंटरनेट के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। आपने फॉर्म्स का इस्तेमाल कर लिया। अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक नया टूल जो पिछले कुछ 3-4 सालों से हमारे बीच में मौजूद है, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं रिसर्च के लिए, शोध के लिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही वो टूल उपलब्ध है और वो जो टूल है वो इंटरनेट से सामग्री खोजता है आपके लिए और उस सामग्री को आप एक रेफरेंस के तौर पर भी अपने अपने शोध पत्रों में या फिर अपनी रचनात्मक सामग्री में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए मैं यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि वो टूल कहाँ पर आपको मिलेगा, तो आप उसको देख पाएंगे। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुल रहा है और ये खुलने के बाद आप देखेंगे कि यदि आप यहाँ पर
रेफरेंसेज में जाते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी नई चीजें आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। उदाहरण के तौर पर क्रॉस रेफरेंस दिखाई देगा जो आपको शोध के संदर्भ में आप इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पर दिखाई देगा जो आप शोध के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। और जो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर रिसर्च लिखा हुआ है, आप रिसर्च के लिए यहाँ पर सर्च कर सकते हैं और इसके बाद आप इंटरनेट से सर्च की हुई सामग्री को यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक नया टूल जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आया है जिसका इस्तेमाल आप कर पाएंगे। तो इसको आप अपने शोध कार्यों में आजमा कर जरूर देख सकते हैं।